तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, वी हैव स्टार्ट अ पार्ट टू। तो आज हम इसका पार्ट दूसरा देखने जा रहे हैं, जो कि है ह्यूमन सेटलमेंट या मानव बस्तियों के बारे में। फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो आपकी बुक थी, उस बुक का ये अंतिम अध्याय है, 10वां पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ हद तक हम इसे पढ़ चुके थे। तो आज हमने जो पढ़ना है वो है नगरीय नगरीय क्षेत्रों के कार्य। तो नगरीय क्षेत्रों के कार्यों में पहला इसमें देखना था प्रशासनिक नगर या एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। तो इसे देख लेते हैं। राष्ट्र की राजधानियां जहां पर केंद्रित सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं, उन्हें प्रशासनिक नगर कहा जाता है। जैसे नई दिल्ली, कैनबरा, बीजिंग, आदिस अबाबा, वॉशिंगटन डीसी एवं लंदन इत्यादि प्रशासनिक नगर हैं। तो दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की है, इस तरीके से बीजिंग और अन्य भी, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की। राज्यों में भी ऐसे नगर हो सकते हैं जिनका कार्य प्रशासनिक हो। उदाहरण के लिए विक्टोरिया, ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बेनी न्यूयॉर्क, चेन्नई तमिलनाडु इत्यादि। तो राज्यों में भी कुछ प्रशासनिक, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कार्य होगा, तो उसे प्रशासनिक नगर के रूप में हम देखेंगे। अगला है व्यावसायिक एवं व्यावसायिक नगर, व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगर, ट्रेडिंग एंड कॉमर्शियल टाउन, जहाँ पर ट्रेड भी हो और कॉमर्शियल एक्टिविटी भी हो। कृषि बाजार कस्बे जैसे विनिपेग एवं कंसास नगर, बैंकिंग एवं वित्तीय कार्य करने वाले नगर जैसे फ्रैंकफर्ट एवं एम्स्टर्डम, विशाल अंतर्देशीय केंद्र जैसे मैनचेस्टर एवं सेंट लुइस एवं परिवहन के केंद्र जैसे लाहौर, बगदाद एवं आगरा प्रमुख व्यापारिक केंद्र हैं। तो ये कुछ-कुछ व्यापारिक केंद्र हैं। बगदाद है, आगरा इंडिया का हो गया, लाहौर पाकिस्तान का, मैनचेस्टर हो गया। अगला है सांस्कृतिक नगर, कल्चरल टाउन, इनको देख लेते हैं। ये सब क्या है? एक्टिविटी के आधार पर है। किस आधार पर है? नगरीय क्षेत्रों की एक्टिविटी, कार्य के आधार पर। सांस्कृतिक नगर, तीर्थ स्थान जैसे जेरूसलम, मक्का, जगन्नाथपुरी, बनारस आदि सांस्कृतिक नगर हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से इनका बहुत महत्व है। इनके अतिरिक्त जो कार्य नगर करते हैं, उनमें स्वास्थ्य एवं मनोरंजन, मियामी एवं पणजी, औद्योगिक नगर पिट्सबर्ग एवं जमशेदपुर, खनन, ब्रोकन हिल एवं धनबाद एवं परिवहन, सिंगापुर, मुगलसराय आदि सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस तरीके से नगर भी इसमें जो सांस्कृतिक हैं वो अलग हो गए। क्या आप जानते हैं, डू यू नो? कुछ विशेषताएं हैं, इधर पे देख लेते हैं। नगरीयकरण से तात्पर्य एक देश की नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या के आनुपातिक वृद्धि से है। अगला है नगरीकरण का प्रमुख कारण ग्रामों से नगरों की ओर स्थानांतरण है। 1990 के दशक के अंत में 2 से 3 करोड़ मनुष्य प्रति वर्ष गांव छोड़कर नगरों और शहरों की ओर रहने के लिए चले जाते थे। 19वीं शताब्दी में विकसित देशों में नगरीकरण तेजी से हुआ है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकासशील देशों में नगरीकरण तेजी से हुआ है। अगला है आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। अब जो है क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म। देखते हैं। एक, क्योंकि आकृति मतलब पॉपुलेशन कितनी है, कितना लैंड कवर एरिया है, इस आधार पर। ये तो हो गई थी एक्टिविटी के आधार पर। एक नगरीय बस्ती रेखीय वर्गाकार तारा के आकार या अर्ध चंद्राकार हो सकती है। वास्तव में किसी भी नगर की आकृति वास्तुकला एवं भवनों की शैली वहाँ के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं की देन होती हैं। विकसित एवं विकासशील देशों के कस्बे एवं नगर उनके विकास एवं नगर नियोजन में कई तरह की विभिन्नताएं रखते हैं। विकसित देशों में अधिकतर नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए हैं, जबकि विकासशील देशों में अधिकतर नगरों की उत्पत्ति ऐतिहासिक है तथा उनकी आकृति अनियमित है। उदाहरण के तौर पर चंडीगढ़ एवं कैनबरा नियोजित नगर हैं, जबकि भारत में छोटे कस्बे ऐतिहासिक रूप से परकोटे,
से बाहर की ओर बड़े नगरीय फैलाव में गैर योजनाबद्ध तरीके से विकसित हुए हैं। अगला है आदिस अबाबा। आदिस अबाबा एक शहर है इथोपिया का। इथोपिया की कैपिटल भी है, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। नवीन पुष्प, न्यू फ्लावर के नाम से भी इसे जान रहे हैं। चलिए, इथोपिया का राजधानी नगर अदिस अबाबा, जैसा कि इसके नाम से विदित होता है। अदिस नया, अबाबा पुष्प। अच्छा, नया पुष्प इसका उपनाम है। सॉरी, इसके नाम का अर्थ जो है, आदिस अबाबा के नाम का अर्थ नवीन पुष्प होता है। आदिस का मतलब नया और अबाबा का मतलब फ्लावर, न्यू फ्लावर। एक नया नगर है जिसकी स्थापना 1878 1878 में हुई थी। संपूर्ण नगर पर्वतीय घाटी स्थलाकृति पर स्थित है। सड़कों का प्रारूप स्थानीय धरातल से प्रभावित है। राजकीय मुख्यालय प्याज़ा, अरात एवं आमिस्ट किलों के चारों ओर सड़कें जाती हैं। मर्काटो में एक बहुत विकसित बाजार है जिसके विषय में मान्यता है कि उत्तर में काहिरा एवं दक्षिण में जोहान्सबर्ग के बीच सबसे बड़ा बाजार है। आदिस अबाबा, तो आदिस अबाबा की आकृति यहाँ पर दे रखी है। ये सैटेलाइट इमेज है, तो इस तरीके से आदिस अबाबा बसा हुआ है। ये सैटेलाइट के द्वारा ली गई इमेज है। आदिस अबाबा क्षितिज रेखा, तो धरातल पर इस तरीके से बसा हुआ है आदिस अबाबा। न्यू फ्लावर आदिस अबाबा की मीनिंग है। चलिए, जहाँ एक बहुसंकाय विश्वविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय एवं कई अच्छे स्कूल होने की वजह से शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है जिबूती। आदिस अबाबा रेल मार्ग का अंतिम स्टेशन है। जिबूती कहाँ? आदिस अबाबा में ही पड़ता है। अच्छा, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है आदिस अबाबा। बोले हवाई अड्डा सापेक्षतः एक नया हवाई अड्डा है। इस नगर का तेजी से विकास हुआ है क्योंकि यह इथोपिया के मध्य में स्थित है। कई प्रकार के कार्य यहाँ संपन्न किए जाते हैं। तो आदिस अबाबा के बारे में हमने पढ़ा कि आदिस अबाबा किस तरीके से बसा हुआ है और आदिस अबाबा कहाँ स्थित है और नया नगर ये बना हुआ है। अगला देखते हैं। अगला है कैनबेरा। ये ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया अपने आप में कॉन्टिनेंट भी है और कंट्री भी। अमेरिकन वास्तुविद, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने 1912 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के लिए इस नगर की योजना बनाई। भूदृश्य की प्राकृतिक आकृतियों को ध्यान में रखते हुए 25,000 निवासियों के रहने के लिए इस उद्यान नगर की कल्पना की थी। इसमें 5 मुख्य केंद्र थे, प्रत्येक के अलग-अलग कार्य थे। पिछले कुछ दशकों में कई उपनगर इसके समीप बन गए हैं जिनके अपने केंद्र हैं। नगर में बहुत खुले क्षेत्र हैं एवं कई उद्यान एवं पार्क हैं। अगला है नगरीय बस्तियों के प्रकार। तो उससे पहले हम एक बार इसको देख लेते हैं कि नियोजित नगर कैनबरा की आकृति। ये भी सैटेलाइट इमेज है। आप देख सकते हैं सैटेलाइट इमेज इस तरीके से बनाई जाती है। तो यहाँ पर कहीं पे कैनबरा है, स्पष्ट रूप से इसमें जूम करने के बावजूद भी ये दिखा नहीं रहा है। तो फिलहाल ये समझने के लिए है। चलिए, इसके वास्तुकार का नाम आपको याद रखना चाहिए। नगरीय बस्तियों के प्रकार देखते हैं। नगरीय बस्ती अपने आकार, उपलब्ध सुविधाओं एवं उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों के आधार पर कई नामों से पुकारी जाती है, जैसे नगर, शहर, मिलियन सिटी, सन नगर, विश्व नगरी। तो नगरीय बस्तियों के प्रकार अगर हम करें कि अर्बन सेटलमेंट के टाइप्स जो हैं, तो उनको इन नामों से जाना जाता है। नगर, शहर, मिलियन सिटी, सन नगर, विश्व नगरी। तो पहला देखते हैं हम क्या है, नगर यानी कि टाउन। टाउन के बारे में एक बार हम देख लेते हैं। नगर की संकल्पना को ग्राम के संदर्भ में आसानी से समझा जा सकता है। केवल जनसंख्या का आकार ही मापदंड नहीं होता।
है। नगरों एवं ग्रामों में कार्यों की विषमता सदैव स्पष्ट नहीं होती है, परंतु कुछ विशेष कार्य जैसे निर्माण, खुदरा एवं थोक व्यापार एवं व्यावसायिक सेवाएं नगरों में ही विद्यमान होती हैं। तो कुछ-कुछ सेवाएं नगरों में विद्यमान होती है, जिस हिसाब से इसे नगर कहा जाता है, इसकी एक आइडेंटिटी बन जाती है। अगला है शहर, सिटी। यह अग्रणी नगर होता है जो अपने स्थानीय व क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ देता है। लेविस ममफोर्ड, ये नाम विशेष है, ये नाम आप याद रखें, ये इम्पोर्टेंट है। इसे मैं वीआई कर देता हूँ, वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट। ममफोर्ड के द्वार के शब्दों में वास्तव में शहर उच्च एवं अधिक जटिल प्रकार के सहचारी जीवन का भौतिक रूप है। शहर नगरों से बड़े होते हैं एवं इनके आर्थिक कार्य भी अधिक होते हैं। यहाँ पर प्रमुख वित्तीय संस्थान, प्रादेशिक प्रशासनिक कार्यालय एवं यातायात के केंद्र होते हैं। जब इनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाती है तब इन्हें मिलियन सिटी कहा जाता है। तो जब इनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाएगी इन्हें क्या कहेंगे? मिलियन सिटी। अगला है सन नगर, या इसे हम कह सकते हैं कोनुब्रेशन भी इसका नाम है, सन नगर। इस शब्दावली का प्रयोग 1915 1915 में पैट्रिक गिडीज, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला जो मैं बॉक्स में कवर कर रहा हूँ। जो भी मैं बॉक्सेस बनाता हूँ तो उन बॉक्सेस को आप इम्पोर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। पैट्रिक गिडीज ने किया था। तो किसका? सन नगर या कोनुब्रेशन, इसका प्रयोग सबसे पहले पैट्रिक गिडीज ने 1915 में किया था। यह विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं जो कि मूलतः अलग-अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से एक विशाल नगरीय विकास क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। ग्रेटर लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो, टोक्यो इसके उदाहरण हैं। क्या आप भारत में ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं? तो भारत के बारे में भी ये पूछ रहा है। अगला है विश्व नगरी। विश्व नगरी को भी एक बार देख लेते हैं। इसे हम बोलेंगे मेगालोपोलिस। ठीक, चलिए। यह यूनानी शब्द मेगालोपोलिस से बना है, जिसका अर्थ होता है विशाल नगर। इसका प्रयोग 1957 में जीन गॉटमैन जिन गॉटमैन ने किया था। यह बड़ा महानगर प्रदेश होता है जिसमें सन नगरों का समूह होता है। विश्व नगरी का सबसे अच्छा उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जहां उत्तर में बोस्टन से दक्षिण में वाशिंगटन तक नगरीय भूदृश्य के रूप में दिखाई देता है। अगला है मिलियन सिटी, इसे हम बोलते हैं विश्व नगरी। चलिए, विश्व में मिलियन सिटी की संख्या पहले की अपेक्षा निरंतर बढ़ रही है। 1800 में लंदन इस श्रेणी में आया, 1850 में पेरिस और 1860 में न्यूयॉर्क तथा 1950 तक विश्व में 80 शहर मिलियन सिटी थे। मिलियन सिटी की वृद्धि प्रत्येक तीसरे दशक में 3 गुनी हुई है। 1975 में इसकी संख्या 160 थी, जो बढ़कर सन 2005 में 438 हो गई। तो यहाँ पर मिलियन सिटी महाद्वीपों के अनुसार कुछ-कुछ दी हुई हैं। तो यहाँ पर यूरोप में आप देख सकते हैं कि 1950 में कितनी थी और 1970 में कितनी हो गई, उसके बाद सन 2000 में कितनी हो गई। इसी तरीके से एशिया में सबसे ज़्यादा हैं और सबसे कम किस में है? ऑस्ट्रेलिया में। जितना बड़ा महाद्वीप कॉन्टिनेंट उतनी ज़्यादा मिलियन सिटीज। तो ये बड़ा आसान सा है, इसे कुछ नहीं करना, बस याद करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मेगा सिटीज। मेगा सिटीज को भी देख लेते हैं। एक मेगा सिटी शब्दावली उन नगरों के लिए प्रयुक्त की जाती है जिनकी जनसंख्या मुख्य नगर या उपनगरों को मिलाकर 1 करोड़ से अधिक हो। सबसे पहले 1950 में न्यूयॉर्क ने यह श्रेय प्राप्त किया था जब उसकी जनसंख्या 1 करोड़ 25 लाख हो गई थी। तो सबसे पहले न्यूयॉर्क बना था मेगा सिटी।
तो मेगा सिटीज़ के बारे में भी यहाँ पर सन 2006 के कुछ मेगा सिटीज़ के यहाँ पर ब्यौरे दिए गए हैं। जैसे है यहाँ पर टोक्यो, जापान में है। तो इंडिया का देख लेते हैं, मुंबई, दिल्ली, और इंडिया के कोई हैं और कोई नहीं है। तो ये इस तरीके से है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में 25 मेगा सिटी हैं। पिछले 50 वर्षों में विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में इनकी संख्या बढ़ी है। तो डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं वहाँ ज़्यादा ही देखने को मिल रहे हैं इसकी अपेक्षा डेवलप कंट्री की। अगला है विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो इसे भी देख लेते हैं। विकासशील देशों में बस्तियों से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे अवाहनीय जनसंख्या का केंद्रीकरण, छोटे तंग आवास एवं गलियां, पीने योग्य जल जैसी सुविधाओं की कमी। इसके अतिरिक्त इनमें आधारभूत ढांचा जैसे बिजली, गंदे पानी की निकासी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि सुविधाओं की भी कमी है। तो ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं कि भाई पानी की कमी, पीने के पानी की कमी है, रहने के लिए सही व्यवस्था नहीं है, छोटे-छोटे कमरे बने होते हैं, पॉकेट जैसे कमरे बने होते हैं हल्के-हल्के से, गलियाँ बहुत संकरी हैं और स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है, एजुकेशन कुछ नहीं है, नालियों का प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है। एक्टिविटी, ग्रामीण एवं नगरीय समस्याएँ। क्या आप अपने नगर, कस्बे, ग्राम में उत्पन्न निम्नलिखित समस्याओं में से किसी एक की पहचान कर सकते हैं? तो आपके गाँव मोहल्ले में जो समस्या चल रही है, उसके बारे में लिखें। पीने योग्य जल की उपलब्धता, जलापूर्ति, मल निकासी, परिवहन एवं संचार सुविधा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की अवसंरचना, जनसंख्या, जल एवं वायु प्रदूषण। क्या आप उपरोक्त समस्याओं के समाधान सोच सकते हैं? तो बहुत से समाधान हैं, हर चीज़ के लिए एक नया समाधान है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नगरीय बस्तियों की समस्याएं। अब जो प्रॉब्लम ऑफ अर्बन सेटलमेंट है, ये तो हमने देखा था डेवलपिंग कंट्रीज की, विकासशील देशों की समस्याएं, लेकिन जो अर्बन सेटलमेंट है वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको भी देख लेते हैं एक बार। रोजगार के अवसर एवं नागरिक सुविधाओं के लिए मानव शहरों की ओर आते हैं। तो रोजगार जो एम्प्लॉयमेंट है, और दूसरा क्या है, नागरिक की सुविधाएं, क्योंकि हेल्थ अच्छी मिल जाएगी, एजुकेशन अच्छी मिल जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर मिल जाएगा और एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए लोग गाँव से नगरों की ओर जाते हैं। परंतु विकासशील देशों में अधिकतर शहर अनियोजित हैं, अनप्लान्ड शहर हैं विकासशील देशों में, जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे इंडिया है और भी डेवलपिंग कंट्री जितने भी हैं। अतः आने वाले व्यक्ति अत्यंत भीड़ की स्थिति पैदा कर देते हैं। विकासशील देशों के आधुनिक शहरों में आवासों की कमी, लंबवत विस्तार, बहुमंजिला मकान तथा गंदी बस्तियों की वृद्धि प्रमुख विशेषताएं हैं। अनेक शहरों में जनसंख्या का बढ़ता भाग निम्न स्तरीय आवासों जैसे गंदी बस्तियों, अनधिकृत बस्तियों में रहते हैं। भारत के अधिकांश मिलियन सिटीज 25% निवासी अवैध बस्तियों में रहते हैं और ऐसे नगर अन्य नगरों की अपेक्षा दोगुनी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है इन नगरों की। एशिया पैसिफिक देशों में नगरीय जनसंख्या 60% भाग अनधिकृत है। तो 60% पॉपुलेशन अनधिकृत है। गंदी बस्तियों की कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं आप, किस तरीके से बस्तियाँ बसी हुई हैं। यहाँ पर बड़े अच्छे से मकान बना हुआ है, प्रॉपर है, और इसके बाद यहाँ पर ही मलिन बस्तियाँ हैं। एक स्वस्थ शहर क्या है? तो एक हेल्दी जो सिटी है वो कैसी होनी चाहिए, वो क्या है, उसके बारे में देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कब हुई थी स्थापना? बताएं, कमेंट में बताएं। WHO कब इसकी स्थापना की गई थी? ने बतलाया कि एक स्वस्थ शहर में निम्न सुविधाएं होनी चाहिए: स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण, सभी निवासियों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, स्थानीय सरकार में समुदाय की भागीदारी, सभी के लिए आसानी से उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाएं। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए WHO के अनुसार, और ये बिल्कुल सही है। स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण होना चाहिए, सभी निवासियों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो
और स्थानीय सरकार में समुदाय की भागीदारी हो और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधा। अगला है आर्थिक समस्याएं। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं नगरों में। विश्व के विकासशील देशों के ग्रामीण व छोटे नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के घटते अवसरों के कारण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। यह विशाल प्रवासी जनसंख्या नगरीय क्षेत्र अकुशल और अर्धकुशल श्रमिकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि कर देती है, जबकि इन क्षेत्रों में जनसंख्या पहले से ही चरम पर होती है। तो इन क्षेत्रों में पहले से जनसंख्या चरम पर है और जिस कारण से क्या हो रहा है आपका यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं, सोशल एंड कल्चर प्रॉब्लम। विकासशील देशों के शहर विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयों से ग्रस्त हैं। अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों के कारण बहुसंख्यक निवासियों को आधारभूत सामाजिक ढांचागत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती। उपलब्ध स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाएं गरीब निवासियों को की पहुंच से रहती हैं। विकासशील देशों में स्वास्थ्य सूचक भी एक निराशाजनक चित्र प्रस्तुत करते हैं। बेरोजगारी एवं शिक्षा की कमी के कारण अपराध अधिक होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से स्थानांतरित जनसंख्या में पुरुषों की अधिकता के कारण इन नगरों में जनसंख्या का लिंग अनुपात असंतुलित हो गया है। तो इसमें पॉपुलेशन जो है वो क्या हो गई है, असंतुलित हो गई है। तो एक बार इसे थोड़ा सा हम इसे सेटिंग को भी देख लेते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, अगला है पर्यावरणीय संबंधित समस्याएं। तो इन्वायरमेंटल के आधार पर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके बारे में भी एक बार हम देख लेंगे। तो विकासशील देशों में रहने वाले विशाल नगरीय जनसंख्या जल का केवल उपयोग ही नहीं वरन जल एवं सभी प्रकार के व्यर्थ पदार्थों का निस्तारण भी करती हैं। विकासशील देशों के अनेक नगरों में पीने योग्य पानी की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति तथा घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना कठिन है। घरेलू एवं औद्योगिक कार्यों के लिए परंपरागत ईंधन के व्यापक उपयोग के कारण वायु प्रदूषित हो जाती है। एक अनुपयुक्त मल निस्तारण व्यवस्था अस्वास्थ्यपरक दशाएं पैदा करती है। घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट को सामान्य मल व्यवस्था में डाल दिया जाता है या बिना किसी शोधन के अनिश्चित स्थानों में डाल दिया जाता है। जनसंख्या को आवास प्रदान करने के लिए विशाल कंक्रीट ढांचे बनाए जाते हैं जो नगरों में उन्नद्वीप बनाने में सहायक भूमिका निभाते हैं। समान संसाधन एवं मनुष्यों के संचालन के द्वारा शहर, नगर एवं ग्रामीण बस्ती आपस में एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। तो सभी जो ग्राम है, नगर है, बस्तियां हैं, सब एक दूसरे के संपर्क में आ रही हैं। मानव बस्तियों को बनाए रखने के लिए नगरीय ग्रामीण संपर्क अत्यंत आवश्यक है। विशेष रूप से विकासशील देशों में ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि ने रोजगार सृजन एवं आर्थिक अवसरों को पीछे धकेल दिया है। तो ग्रामीण जनसंख्या में अगर वृद्धि होती है तो वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो अच्छे से नहीं मिल पाता है, जिसके कारण ग्रामीण जनसंख्या का नगरों की ओर प्रवास क्रमशः बढ़ा है, जिसने नगरीय क्षेत्रों में पहले से ही समस्याग्रस्त ढांचागत सुविधाओं और सेवाओं पर बहुत अधिक दबाव बढ़ा दिया है। ग्रामीण निर्धनता को दूर करना शीघ्र आवश्यक है। ग्रामीण बस्तियों में रहन-सहन के स्तर को सुधारना एवं वहां रोजगार व शिक्षा के अवसरों का सृजन करना भी आवश्यक है।
ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय आवश्यकताओं को संतुलित करके उनके अनुरूप योगदान एवं तथा संपर्कों का पूरा लाभ उठाना चाहिए। नगरीय रणनीति की योजनाएं। तो नगरीय रणनीति की योजनाएं हम देख लेते हैं। जो स्ट्रेटेजी है, क्या होनी चाहिए नगरों की। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी नगर रणनीति में रणनीति जो आप रणनीति बनाते हैं या स्ट्रेटेजी हम इसे कहते हैं, टाउन स्ट्रेटेजी। प्राथमिकता बताई है, कुछ कुछ प्राथमिकता क्या बताई हैं। नगरीय निर्धनों के लिए आश्रय स्थल, जिनके पास घर नहीं है उनके पास घर होना चाहिए। आधारभूत नगरीय सुविधाओं जैसे शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, स्वच्छ जल और सफाई का प्रबंध आदि उपलब्ध हो। तो ये तो सबसे बेसिक बात है कि एजुकेशन हो और प्राइमरी जो आपका हेल्थ केयर है वो मिले और एकदम पानी अच्छा मिले, स्वच्छ मिले और सफाई का मूल रूप से ध्यान रखा जाए। क्या इंडिया में ये सब चीज़ें होती हैं? तो इसे भी आप समझिएगा। अगला है अच्छा शहर किसे कहेंगे हम, रणनीति क्या होगी टाउन की। महिलाओं को मूलभूत सेवाओं तथा राजकीय सुविधाओं तक पहुंच में सुधार। तो महिलाओं को उनकी जो कानूनन जो अधिकार मिले हैं या जो उनके लिए और अच्छा कुछ वेलफेयर के लिए किया जा सकता है तो वो सब चीज़ें की जानी चाहिए बोल रहे हैं। अगला है ऊर्जा उपयोग तथा वैकल्पिक परिवहन तंत्र को उन्नत करना। तो ऊर्जा और अ, कुछ वैकल्पिक परिवहन, कुछ हमारे पास अलग से परिवहन की अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकती हैं तो वो भी हम यूज करें। अगला है वायु प्रदूषण को कम करना। तो जो एयर पॉल्यूशन है उसे कम करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आज आपका फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो बुक है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इट इज़ कंप्लीट, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। तो अब आपकी दूसरी बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसमें कुछ चैप्टर रह गए हैं, वो भी हम जल्द से जल्द कंप्लीट कर देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियोज़ बनाने का बस एक कारण ये रहा था कि आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियोज़ रिकॉर्डेड होते हैं और इनको आप किसी भी समय कभी भी रिवाइंड करके भी पढ़ सकते हैं और कहीं पर भी देख सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।